स्वीडन की सर्द हवाओं में एक नन्हा बालक जन्म ले रहा था, जिसका नाम इतिहास में आने वाले समय में उस व्यक्ति के नाम पर दर्ज होने वाला था जिसने दुनिया को विनाश से नहीं बल्कि शांति की ओर देखने की एक नई दृष्टि दी। यह कहानी है अल्फ्रेड नोबेल की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी आत्मा विज्ञान की प्रयोगशाला में धड़कती थी और हृदय कविता की कोमल धुनों पर धड़कता था। पर वह न केवल एक वैज्ञानिक था, न केवल एक आविष्कारक, बल्कि एक ऐसा मनुष्य था जो भीतर से बेहद संवेदनशील, अकेला और अंतर्मन से मंथन करता हुआ इंसान था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ। उनका परिवार कोई शाही या धनाढ्य नहीं था, बल्कि साधारण था, संघर्षशील था। उनके पिता इमैनुएल नोबेल एक कुशल इंजीनियर थे, पर आर्थिक रूप से अस्थिर। वे बारूद और सैन्य उपकरणों पर काम करते थे, लेकिन उनके कई प्रोजेक्ट असफल रहे। जब अल्फ्रेड छोटा था, तब परिवार को भूखमरी की कगार पर पहुंचते देखा। इसी अस्थिरता ने उन्हें रूस की ओर खींचा। वहां उन्हें एक बेहतर अवसर मिला और परिवार मास्को चला गया। रूस में आकर नोबेल परिवार की किस्मत कुछ सुधरी। अल्फ्रेड को अच्छे स्कूल में दाखिला मिला, जहां उसे विज्ञान, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिकी और भाषाओं की शिक्षा मिली। लेकिन अल्फ्रेड केवल एक मेधावी विद्यार्थी नहीं था, वह एक जिज्ञासु आत्मा था। उसे किताबों में सीमित रहना नहीं भाता था। वह प्रयोग करता था, सवाल पूछता था और खुद से लड़ता था। 17 साल की उम्र तक वह स्वीडिश, फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन और रूसी में दक्ष हो चुका था, और यह बहुभाषाविदता उसे विश्व दृष्टिकोण की ओर ले जाने वाली थी। लेकिन भाषा के साथ साथ अल्फ्रेड को कविता से भी प्रेम था। उसने कम उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं, पर उसके पिता को यह बात नापसंद थी। वे चाहते थे कि अल्फ्रेड एक सफल इंजीनियर बने, कवि नहीं। अल्फ्रेड अपने पिता को खुश करना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा कभी कभी उस कविता की दुनिया में लौटना चाहती थी, जहां शब्दों से भावनाओं की रचना होती थी। उसी दौरान अल्फ्रेड यूरोप की यात्रा पर गया। उसने पेरिस में रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ प्रोफेसर जूल्स प्लॉट से प्रशिक्षण लिया और अमेरिका भी गया, जहां उसने मशहूर इंजीनियर जॉन एरिक्सन के साथ काम किया। यह यात्रा उसकी सोच में विस्तार लाने वाली थी। विज्ञान का उपयोग केवल प्रगति के लिए नहीं, बल्कि विनाश के लिए भी हो सकता है। यह बात उसकी चेतना में पहली बार वहीं अंकित हुई। इस यात्रा के बाद वह स्वीडन लौट आया और अपने पिता के साथ मिलकर काम करने लगा। उसी समय एक विस्फोटक रसायन ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, नाइट्रोग्लिसरीन। यह अत्यंत विस्फोटक था, लेकिन अस्थिर भी। प्रयोग करते समय कई दुर्घटनाएं हुईं। नोबेल परिवार की प्रयोगशाला में भी एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें अल्फ्रेड के छोटे भाई की मौत हो गई। उस क्षण ने अल्फ्रेड को भीतर तक हिला दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित बना सका, तो यह मनुष्य की मदद के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कई वर्षों की मेहनत के बाद अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट का पेटेंट लिया। यह एक नियंत्रित विस्फोटक था, जिसे सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता था। दुनिया चौंक गई। अब सुरंगें खोदना, पहाड़ों को काटना, खदानों में काम करना बहुत आसान हो गया था। अल्फ्रेड रातों रात अमीर हो गया। उसने यूरोप के कई देशों में फैक्ट्रियां खोलीं और उसका नाम विश्व भर में फैल गया। लेकिन उस दौलत और प्रसिद्धि के पीछे एक भारी खामोशी थी। अल्फ्रेड अंदर से टूट रहा था। उसने जो आविष्कार किया था, वह अब युद्धों में भी उपयोग होने लगा था। सेनाएं डायनामाइट का उपयोग दुश्मनों को मारने के लिए कर रही थीं। जिन हाथों ने इसे खदानों के लिए बनाया था, वही अब लाशों को दफनाने में उपयोग हो रहे थे। नोबेल का हृदय भारी होता जा रहा था। और फिर आया वह दिन जिसने अल्फ्रेड नोबेल की आत्मा को बदल दिया। अल्फ्रेड नोबेल की जिंदगी एक ऐसे आविष्कारक की थी जिसने प्रगति का रास्ता खोला, लेकिन उसके अपने ही कदम उस रास्ते पर कांटे बिछाते चले गए। वह दौलतमंद हो गया था, सम्मानित भी, लेकिन जिस चीज की उसे तलाश थी, आत्मिक संतोष, वह उससे बहुत दूर था। डायनामाइट के बढ़ते उपयोग ने युद्ध को और भी क्रूर बना दिया था, और जब उसने देखा कि उसके बनाए उत्पादों से दुनिया में विनाश हो रहा है, तो उसकी आत्मा अंदर से चीत्कार करने लगी। एक दिन की घटना ने उसके पूरे जीवन की दिशा ही बदल दी।
वर्ष था 1888। अल्फ्रेड नोबेल के भाई लुडविग नोबेल की मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक फ्रांसीसी अखबार ने गलती से अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु समझकर एक लेख छाप दिया, और उस लेख की हेडलाइन थी ले मार्शैंड de la mort est mort, मौत का सौदागर मर गया। अल्फ्रेड ने यह पंक्ति पढ़ी और स्तब्ध रह गया। एक सिहरन उसके रोम रोम में दौड़ गई। क्या यह है उसका जीवन? क्या यही उसकी पहचान है? क्या दुनिया उसे केवल विनाश का आविष्कारक मानती है? उस रात वह सो नहीं पाया। उसने अपने जीवन को मानो एक दर्पण में देखा, जहां विज्ञान की उपलब्धियां थीं, लेकिन एक इंसानी छाया नहीं थी। उसने पहली बार गंभीरता से सोचा, अगर मैं अभी मर जाऊं तो मेरी विरासत क्या होगी? उसका आत्ममंथन शुरू हुआ, गहरा, पीड़ादायक, लेकिन जागृति से भरा। और यहीं से उस विचार का जन्म हुआ जिसने दुनिया को हर वर्ष की सबसे महान परंपरा दी, नोबेल पुरस्कार। लेकिन उस निर्णय तक पहुंचने में अल्फ्रेड अकेला नहीं था। उसकी जिंदगी में एक स्त्री थी जिसका नाम था बर्था वॉन सुट्टन। वह एक ऑस्ट्रियन लेखक, शांतिवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। अल्फ्रेड और बर्था के बीच लंबे समय तक पत्रों का आदान प्रदान होता रहा। बर्था ने युद्ध के विरोध में और शांति की स्थापना के पक्ष में गहरी बातें लिखीं, और यह विचार अल्फ्रेड के मन में गूंजने लगे। वह उनसे बहुत प्रभावित था। दोनों का रिश्ता प्रेम की तरह नहीं, बल्कि एक गहरे बौद्धिक और भावनात्मक संवाद जैसा था। बर्था के शब्द अल्फ्रेड के अंदर गूंजते थे, और यही कारण था कि जब उसने अपने जीवन की वसीयत लिखी तो उसने उसमें शांति के लिए विशेष पुरस्कार जोड़ने का निर्णय लिया। बाद में बर्था वॉन सुट्टन को पहला शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। यह भी एक अदृश्य लेकिन गहरा रिश्ता दर्शाता है, जो शब्दों और संवेदनाओं के धागों से बुना गया था। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने पेरिस के एक कार्यालय में जाकर एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह था उनकी वसीयत। इस वसीयत के अनुसार उनकी कुल संपत्ति का 84% हिस्सा एक ट्रस्ट को दिया जाना था, जो हर साल उन लोगों को पुरस्कार दे सके जिन्होंने विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में मानवता की सेवा की हो। इस वसीयत को देखकर उनके रिश्तेदार चौंक गए। वकील भी हैरान थे। किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संपत्ति, जो अरबों डॉलर के बराबर थी, वह मानव सेवा के लिए छोड़ दी जाएगी। लेकिन अल्फ्रेड अब ठान चुका था। वह चाहता था कि जब वह इस दुनिया से जाए तो उसका नाम उस आग और धमाके से न जुड़े जो उसने डायनामाइट से लाया था, बल्कि उससे जुड़े वो नाम जो प्रकाश, ज्ञान और करुणा से भरे हों। वह फिर अकेला हो गया। उसने कभी शादी नहीं की, न संतानें थीं, न वारिस, लेकिन उसके पास अब एक विरासत थी, और वह विरासत हर वर्ष फलने फूलने वाली थी। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सैन रेमो में एक साधारण सी सुबह में अल्फ्रेड नोबेल ने अंतिम सांस ली। ना कोई तामझाम, ना कोई भाषण। लेकिन जब दुनिया ने उसकी वसीयत को देखा तो उसे समझ आया कि यह व्यक्ति केवल डायनामाइट का आविष्कारक नहीं था। यह उस इंसानी चेतना का प्रतिनिधि था जो अपने सबसे बड़े पछतावे को भी मानवता की सेवा में बदल सकता है। और ठीक 5 साल बाद 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, रसायन और शांति में अद्वितीय योगदान देने वालों को। यह पुरस्कार अब केवल सम्मान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गया है, मानवता को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। आज जब भी किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो दुनिया उस हाथ को नहीं देखती जिसने उसे दिया, बल्कि उस आत्मा को देखती है जिसने अपने अपराध बोध को प्रायश्चित में बदलकर अमर बना दिया। अगर आपको अल्फ्रेड नोबेल की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गहराई से भरी जीवनियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए, नोबेल की इस कहानी ने आपको क्या सोचने पर मजबूर किया। याद रखिए, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक पल आता है जब वह तय करता है कि वो सिर्फ जिएगा नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी बदलेगा। शायद अगला नोबेल आपके अंदर हो। धन्यवाद।